एवरीवन वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज किस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संनियम क्या है, अनुबंध से आशय व अनुबंध की विशेषता, ठहराव किसे कहते हैं और ठहराव की विशेषता और लक्षण के बारे में आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में पहला हमारा टॉपिक है संनियम कानून क्या है, यानी कि संनियम से क्या आशय है ये हम जानेंगे। तो राज्य या शासन द्वारा समाज में, जैसे कि राज्य और शासन होता है, गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा समाज के अंदर शांति बनाए रखने, व्यवस्था कायम करने रखने के तथा मानवीय आचरण को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से जो नियम या उपनियम बनाए जाते हैं उन्हें संनियम कहा जाता है। यानी कि क्या है कि या राज्य द्वारा या किसी शासन के द्वारा समाज में शांति की स्थापना करने के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मानवीय आचरण, यानी कि मानव के आचरण को बनाए रखने के लिए और उनको नियंत्रित कर एवं नियमित करने के उद्देश्य से, यानी कि क्या कि मानव के आचरण को नियंत्रित करने एवं नियमित करने के जो उद्देश्य से या लक्ष्य से जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संनियम कहा जाता है, यानी कि लॉ कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है संनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमें देखते हैं कि संनियम के क्या उद्देश्य है, इन्हें क्यों बनाया जाता है। तो सब पहला तो है समाज में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए। ये क्या बनाए रखने के लिए, समाज के अंदर शांति व व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखने के लिए संनियम बनाए जाते हैं। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो समाज में शांति की व्यवस्था नहीं होगी, कहीं भी लड़ाई झगड़े होंगे, सुरक्षा नहीं होगी। यह कि कानून किसके लिए बनाए जाते हैं, समाज में शांति की स्थापना करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं न्याय प्रदान करने के लिए। किसके लिए, मानवीय अधिकार, यानी कि जो हमारे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए और जिस व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, संनियम या नियम बनाए जाते हैं। तीसरा है व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। यानी कि क्या होता है कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती है, जो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अनुबंध होते हैं, जो अनुबंध ठहराव प्रस्ताव जो होते हैं, उनकी गतिविधियां जो होती है उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कानून एवं नियम बनाए जाते हैं। तो संनियम के क्या उद्देश्य है, समाज में शांति बनाए रखने व सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं न्याय प्रदान करने के लिए, और तीसरा है व्यापार की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संनियम बनाए जाते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो आज की इस क्लास में दूसरा हमारा टॉपिक है अनुबंध का अर्थ एवं अनुबंध की परिभाषा। देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं अनुबंध की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अनुबंध शब्द अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट शब्द के रूपांतरण है। यानी कि जो अनुबंध शब्द को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शब्द के नाम से पुकारते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक साथ खींचना या किसी काम को करने या न करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक उद्देश्य से मिलना। तो देखिए, जो अनुबंध शब्द है उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टियम शब्द से हुई है। इसका क्या अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्टियम का, कि साथ में खींचना, यानी कि किसी काम को करने या ना करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक उद्देश्य से मिलना, यानी कि किसी दो व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता है, उसमें एक साथ में मिलना। जैसे कि किसी व्यक्ति का या दो से अधिक व्यक्ति का क्या है लक्ष्य, कि बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो वो दोनों एक साथ मिलकर अपने अनुबंध करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है कि अनुबंध इन्होंने साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैधानिक परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार, 1872 की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक ऐसा समझौता या ठहराव
जो राजनियम यानी कि जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे अनुबंध कहते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो 1872 की धारा 2H के अनुसार क्या परिभाषा दी है अनुबंध की? प्रत्येक ऐसा समझौता, यानी कि प्रत्येक ऐसा समझौता या ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। सर सालमन के अनुसार देखते हैं, अनुबंध एक ऐसा ठहराव या समझौता है जो पक्षों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। तो अनुबंध एक ऐसा ठहराव या समझौता होता है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसा ठहराव होता है या समझौता होता है जो उनके बीच में क्या दायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उत्पन्न करता है कि उनके क्या क्या दायित्व हैं, और उनकी व्याख्या करता है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उनके क्या क्या दायित्व होंगे, उन सभी का एक व्याख्या भी करता है। तो आगे चलते हैं हम। वैध अनुबंध के लक्षण, यानी कि अनुबंध की विशेषता या एक वैध अनुबंध, एक लीगल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लक्षण या विशेषता क्या होते हैं हम देखते हैं। पहला है इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार, यानी कि एक अकेला व्यक्ति तो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अनुबंध नहीं कर सकता है, तो इससे क्या होता है? दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। दो या दो से अधिक पक्षकार इसके अंदर होते हैं, उनके बीच में आपस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा है वैधानिक ठहराव। क्या होता है कि वो ठहराव जो होता है उनके बीच अनुबंध होता है, वो ठहराव होता है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस होती है, वो क्या होती है कि वैधानिक तरीके से उनके बीच में जो ठहराव होता है वो वैधानिक होना चाहिए। आगे चलते हैं। विशेषता क्या है इसमें कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, यानी कि जो दो पक्षकार है उनकी क्या होनी चाहिए? सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। उनमें से किसी के ऊपर भी दो जोर जबरदस्ती या दबाव करके उनपे उनकी सहमति नहीं प्राप्त की जा सकती है। उन्हें स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक होती है। चौथा है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। क्या होनी चाहिए? पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति अनुबंध करने की में सक्षम नहीं होता है, अक्षम होता है वो। दूसरा होता है जैसे कि अवयस्क है, वो अनुबंध करने के लिए क्या माना जाता है? अक्षम माना जाता है, यानी कि सक्षम नहीं होता है वो। चौथा है इसमें वैधानिक प्रतिफल। पांचवा है वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। क्या होना चाहिए? जो कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, प्रतिफल एवं उद्देश्य होना चाहिए। छठा है इसमें निश्चितता एवं वैधानिक औपचारिकताएं। इसमें क्या होनी चाहिए? एक निश्चितता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके अंदर? वैधानिक औपचारिकताएं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स के काम है वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि वैधानिक तरीके से औपचारिक होता है। क्या होता है? ये औपचारिक होता है। तो हम आगे चलते हैं। अब इस क्लास में हमारा अगला टॉपिक है ठहराव समझौते का अर्थ, यानी कि ठहराव क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य के लिए मिलते हैं और एक ही बात पर सहमत, अगर एक ही बात पर और अर्थ पर सहमत होते हैं तो वहां किसका निर्माण होता है? ठहराव का निर्माण होता है। यानी कि दोनों व्यक्ति एक ही बात पर जब सहमत होते हैं तो वहां किसका निर्माण होता है? ठहराव का निर्माण। तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या डेफिनेशन दी है ठहराव की? धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह, क्या कहा है इसने? प्रत्येक वचन या प्रत्येक वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वह क्या कहलाता है? ठहराव एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि प्रत्येक ऐसा वचन जो या वचनों का समूह जो एक दूसरे के प्रतिफल होता है वह क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। ये डेफिनेशन दी है सेक्शन 2E के अनुसार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दी हुई है। ये हम देखते हैं ठहराव के लक्षण या ठहराव की विशेषता। पहली है एक व्यक्ति स्वयं से ठहराव नहीं कर सकता, यानी कि हम खुद से ही ठहराव कैसे कर सकते हैं? स्वयं से तो खुद ठहराव समझौता या
एक्सपेक्टेशन या सिक्योरिटी नहीं, एग्रीमेंट ये नहीं हो कर सकते हम लोग। तो दो व्यक्तियों का इसमें होना जरूरी है, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति भी इसके अंदर हो सकते हैं। दूसरा है, दोनों पक्षकार एक ही बात पर, एक ही अर्थ पर सहमत होने चाहिए। यानी कि दोनों जो दो लोग जो जिनके बीच ठहराव होता है वह एक ही बात पर सहमत होने चाहिए। अलग अलग बात पर सहमत होंगे तो उनमें ठहराव कहाँ से होगा। तीसरा है, ठहराव का क्षेत्र अनुबंध से अधिक व्यापक होता है। किसका? ठहराव का क्षेत्र जो क्या होता है वो अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे ज्यादा व्यापक या बड़ा होता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, घरेलू ठहराव भी शामिल है। इस ठहराव के अंदर क्या क्या शामिल है? सामाजिक, धार्मिक व घरेलू ठहराव भी शामिल होते हैं। और ये किससे व्यापक क्षेत्र होता है? इसका अनुबंध से इसका व्यापक क्षेत्र किसका होता है? ठहराव का होता है। इसकी विशेषता है, ठहराव वैधानिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो ठहराव होते हैं वो वैधानिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सब कुछ लीगल होना चाहिए, लेकिन अनुबंध क्या होते हैं? वह वैधानिक होते हैं। आगे देखते हैं हम। एक इसके अंदर एक रूल होता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। क्या? कि जितने भी सभी अनुबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठहराव हो सकते हैं लेकिन ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने जो टॉपिक समझे हैं, जैसे संनियम से आशय, अनुबंध से आशय और अनुबंध की विशेषता, ठहराव से आशय और ठहराव की विशेषता हमने समझी है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग।